Good evening everyone. My name is Kushal Chauhan and I once again welcomes you to the online classroom of Impact 1. कैसे हो बच्चों आप लोग? देखिए कल हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, जिसमें चार्ज क्या होता है, इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, और चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग, कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को। चलिए, तो चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड बच्चों, है ना। 3 तरह के मेथड्स हैं जिनसे हम चार्जिंग को कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, पहला जो मेथड आता है बच्चों उसमें है कंडक्शन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के नियर बाय लेकर आते हैं ना। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये अनचार्ज्ड है ना, ये अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। चलिए, और मान लेते हैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट्स पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से? चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। इस मेथड को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इसमें फ्रिक्शन की बच्चों ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ क्या करना होता है कि दो कंडक्टर को आप कॉन्टैक्ट में ला दीजिए, यानी एक दूसरे के करीब ले आएँ और उनको कांटेक्ट बना दें, है ना, टच कर दें एक दूसरे से। तो आप देखेंगे कि कांटेक्ट पॉइंट पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए इस वाली जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज्ड है ना, इससे चार्ज ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर। ये भी कंडक्टर है, तो चार्ज कहाँ जाएगा? पहले यहाँ पे जाएगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। अब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पर आने के बाद में चूंकि ये कंडक्टर है तो ये स्प्रेड कर जाएगा उस पर, है ना, कहाँ पे? इसके सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखें, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल चार्ज विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज, मान लीजिए दो बॉडी मेरे पास में आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम बॉडी हैं, एक दूसरे के क्लोन हैं, कॉपी हैं, तो अगर इनको कांटेक्ट में लेकर आते हैं हम, है ना, इनको हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होगा बच्चों? इन पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। इक्वल आइडेंटिकल बॉडी पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन दोनों पे चार्ज बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है और समझते हैं। मान लेते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज है Q कूलाम। कितना क्या चार्ज है? Q कूलाम है। और मैंने एक आइडेंटिकल बॉडी यहाँ पर ले ली है ना, एक ये आइडेंटिकल बॉडी ले, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं। इस बॉडी को मैं इसके कॉन्टैक्ट में लेकर आता हूँ, है ना, इस बॉडी को मैं इसके कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ। तो कॉन्टैक्ट में अगर मैं इसकी बॉडी को लेके आ रहा हूँ बच्चों, देखो मालूम है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ले आता हूँ आइडेंटिकल बॉडी को ऐसे करके, तो क्या होगा? इससे चार्ज फ्लो होगा, इससे इधर चार्ज फ्लो होगा। अब इसके बाद में कितना चार्ज होगा? ये बॉडी मान लेते हैं 1 बॉडी है ना, और ये बॉडी 2 है ना, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं। अब इनको कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में चार्ज फाइनली कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि जो बॉडी 1 है ना, और ये बॉडी 2 है, इन जब इनको सेपरेट कर देंगे हम तो दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा? इस पर Q/2 आ जाएगा और इस पर भी Q/2 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बॉडी बच्चों आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। आइडेंटिकल बॉडी पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब कंडक्शन के बारे में कुछ और एक बात जान लेते हैं, क्या कि जो चार्ज होता है कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर ही रहता है ना। जो एडिशनल चार्ज होगा कंडक्टर पर उसके सरफेस पर रिसाइड करता है, पहली बात। दूसरी क्या है? इफ सरफेस इज यूनिफॉर्म द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। यानी कि सरफेस अगर यूनिफॉर्म होगा तो उस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जबकि स्फीयर के केस में, है ना, स्फीयर के केस में आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बराबर ही रहेगी स्फीयर पर, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए। लेकिन अगर बॉडी मेरे पास में इरेगुलर होगी, यानी कि यूनिफॉर्म बॉडी नहीं होगी, जैसे देखो इस वाले केस में, है ना, ये कैसी है? एक
एक एक इरेगुलर बॉडी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शार्प एज है और यहाँ पे एक ये स्फेरिकल ये पार्ट बना हुआ है। तो इस केस में जो चार्ज होगा बच्चों वो अलग अलग पार्ट पर अलग अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, है ना, रेडियस ऑफ। अब आप देखो बच्चों इस जगह पर अगर मैं मान लूँ कि ये जो पार्ट है ये इस स्फीयर का पार्ट है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा बनेगा? ये बनेगा, है ना, इतना छोटा सा बनेगा। जबकि इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पर रेडियस कर्वेचर कहाँ बनेगा? ये जो पार्ट है, ये वाला जो आर्च है, ये किसका है? ये इस इमेजिनरी सर्कल का आर्क हो सकता है, इस इमेजिनरी सर्कल का आर्क हो सकता है। तो इसका रेडियस मान लेते हैं कितना, ये हो गया है। तो ये कितना है? इसे मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो देखो R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 बहुत ज़्यादा है, R2 कम है। तो इसका आप देखो जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम पे पर यूनिट एरिया पर, है ना, क्योंकि किस पे रहता है चार्ज? सरफेस पे रहता है। तो पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, है ना, सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो पर यूनिट सरफेस एरिया जो चार्ज है उसको हम किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, है ना। देखो, है ना, इस जगह पे चार्ज बहुत ज़्यादा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और यहाँ पे चार्ज दूर दूर फैला हुआ है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास में मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं आपस में फिजिकली तो उससे जो चार्ज पैदा होता है उसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इफ़ टू बॉडीज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ध्यान रखना अलग अलग मटेरियल की ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही मटेरियल की होंगी तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों बॉडी की सेम हो जाएगी। क्लियर है? कल मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको बताया था। When two bodies made of different materials are rubbed against each other, it is observed that one of them become positively charged and the other negative। यानी कि जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, बोर्ड मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे? बाहर आएंगे। अब बाहर आएंगे तो ट्रांसफर होंगे एक बोर्ड से दूसरी बॉडी पर। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसमें जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। अब किस बॉडी से चार्ज कौन सी बॉडी पर जाएगा? अब दो बॉडी ली मैंने, ऑब्जेक्ट लिए अलग अलग मटेरियल के। अब किस मटेरियल से किस में जाएगा ये पता लगाने के लिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है ना। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है इस पर बहुत सारे मटेरियल देखो रखे हुए हैं, जैसे फर है, ग्लास है, वूल है, सिल्क है, कॉटन, वुड, ऐसे बहुत सारे मटेरियल इसमें रखे हुए हैं। ये मटेरियल इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि इनमें से जो मटेरियल पहले आया है अगर मैं उसको बाद वाले इस सीरीज में बाद में आए हुए मटेरियल से रब करूं तो क्या होगा? जो पहला मटेरियल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाद वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो बाद में मटेरियल रखे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पहले मटेरियल रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। मान लेते हैं यहाँ पर ग्लास ले लिया मैंने, है ना, ग्लास ले लिया और ये सिल्क ले लिया। अब मैं ग्लास को सिल्क से रब कर रहा हूँ ना, ग्लास को रब करते हैं सिल्क से। तो इस वाले सीरीज में बच्चों ग्लास पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका और क्या मतलब हुआ कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ट्रांसफर हुए सिल्क के अंदर। ग्लास से इलेक्ट्रॉन हुए ट्रांसफर सिल्क के अंदर, तो इस पर डेफिशिएंसी रह गई इलेक्ट्रॉन की और उस पर एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की हो गई है। बात सही मारी है? जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुए इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। चलिए याद रखें इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज ओनली बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। इंसुलेटर को हम सिर्फ फ्रिक्शन से ही चार्ज कर सकते हैं। तीन मेथड में बता रहा हूँ आपको, एक है कंडक्शन, एक है फ्रिक्शन, अभी मैं इंडक्शन बताने वाला हूँ। तो इन तीनों मेथड्स में इंसुलेटर्स को हम सिर्फ फ्रिक्शन से ही चार्ज कर सकते हैं, बाकी कंडक्टर को हम तीनों ही तरीके से चार्ज कर सकते हैं ना। चलिए अब जो फ्रिक्शन है ना, इसके कई सारे हमारे पास में बच्चों एग्जाम्पल एप्लीकेशन है ना। कैसे? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनफ्लेमेबल लिक्विड को लेके जाने वाले ट्रक्स होते हैं ना, आपने देखा ट्रक्स होते हैं जिन्हें पीछे वो ऐसा करके, है ना, ये बनाए थे बच्चों। इसको ट्रक मान लीजिए आप, आगे जा रहा है
तो इसमें क्या है, पीछे यहाँ पे जो ये सिलेंडर रखा होता है इसके अंदर इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है। कैसा होता है? इनफ्लेमेबल। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना, एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल पंप में जाते हैं बच्चों ये। तो जब ये जाते हैं तो ये जब ये मूव करता है तो इसके अंदर चार्ज पैदा हो सकता है फ्रिक्शन से। अब अगर चार्ज पैदा होगा फ्रिक्शन से, इसके मूव करने से, इसके मोशन करने से रोड पर, अब चार्ज जैसे पैदा होगा तो चार्ज बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ने के बाद में हो सकता है कि चार्ज लीक कर जाए। अगर चार्ज लीक करेगा बच्चों तो उससे स्पार्किंग हो सकती है, और अगर स्पार्किंग होगी तो, और चूंकि इसमें मटेरियल कौन सा इनफ्लेमेबल है, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है? ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं, जो कंटेनर ट्रक होते हैं, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे एक चैन डाल देते हैं ना, ऐसे करके चैन डाल देते हैं जो कि सड़क से रब करती हुई चलती हैं, है ना, सड़क से कांटेक्ट में रहती है, रोड के कांटेक्ट में रहती हैं। तो होगा क्या कि जब ये ट्रक आगे मूव कर रहा है इस तरह करके, तो इसमें जो फ्रिक्शन से चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो चार्ज अगर लीक करेगा तो वो इस जो मेटल की रोड है, मेटल की जो जंजीर हैं, चेन्स हैं, इनसे कहाँ जाएगा? रोड में, सड़क में, यानी कि अल्टीमेटली ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। और इस पर चार्ज जो है यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी। जो भी एडिशनल चार्ज होगा वो कहाँ कर जाएगा? लीक कर जाएगा। क्योंकि ये जो मेटल की चेनें कंडक्टर होती हैं, कहाँ लीक कर जाएगा? अर्थ में लीक कर जाएगा। तो इस तरह से ये स्पार्किंग नहीं होगी और उसमें ब्लास्ट नहीं होगा या उसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल फ्रिक्शन का बताते हैं आपको। देखो, जो एरोप्लेन्स होते हैं बच्चों, है ना, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, है ना, ड्राइंग, चलो देखते हैं ये क्या मान लेते हैं। इसे एक तरह का एरोप्लेन मानने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, मान लेते हैं एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है ना। और ये क्या करता है, जब ये टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो उस टाइम पर इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है ना। फ्रिक्शन से इसके टायर बहुत तेज़ी से रब करते हैं टारमैक के ऊपर। टारमैक कहते हैं वो लैंडिंग की जगह जहाँ पे लैंड करता है, या वो रोड जो बनी होती है उस टारमैक पे बहुत ही तेज़ी से ये लैंड करते हैं और रब करते हैं टारमैक के साथ में, तो उससे फ्रिक्शन से चार्ज पैदा हो जाता है। अब ये जो चार्ज है इसमें एरोप्लेन में ब्लास्ट कर सकता है ना, स्पार्किंग कर सकता है और इससे नुकसान पहुँच सकता है। तो क्या होता है कि जो उसके टायर्स होते हैं बच्चों, ये स्पेशल रबर के बनाए जाते हैं ना। टायर जो हैं वो स्पेशल रबर के बनाए जाते हैं, स्पेशल रबर के। वो रबर कैसी होती है? कंडक्टर होती है ना, स्पेशल रबर, कंडक्टिंग रबर कहते हैं। तो कंडक्टिंग रबर के टायर बनाए जाते हैं ताकि जो एडिशनल चार्ज इसमें पैदा हो फ्रिक्शन से, वो रोड में चला जाए और इस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन के। बाकी आप जानते हैं कि जब कॉम्ब को हम हेयर में, ड्राई हेयर में रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, वही फ्रिक्शन का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो थर्ड मेथड है चार्जिंग का बच्चों, ये बड़ा ही मज़ेदार सा मेथड है, स्पेशल मेथड है। वो क्या है? इंडक्शन। चार्ज का इंड्यूस हो जाना, चार्ज का इंड्यूस हो जाना, कंडक्ट नहीं होना, इंड्यूस हो जाना। इंड्यूस हो जाना मतलब दूर से ही चीज़ों को चार्ज हो जाना, है ना। तो ए चार्ज बॉडी कैन बी चार्ज, एक चार्ज बॉडी कैन चार्ज ए कंडक्टर विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग एनी ऑफ इट्स चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस। याद रखें, विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जा रही है। तो आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, यहाँ से मैं अभी पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्या है? तो क्या इससे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो थ्योरम है, जो फिनोमेना है, क्या वो इससे खारिज होता है ना। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, देखो इसमें मेथड क्या सिंपल सा मेथड है। क्या हुआ देखते हैं इंडक्शन से होता कैसे है। मान लो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आता हूँ। ये कौन सी रोड है? मान लो ग्लास की एक रोड में लिया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैंने एक कंडक्टर है, कौन सा है ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर स्फीयर है जो कि इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है ताकि इसमें जो चार्ज है वो किस में ना जा सके, अर्थ में ना जा सके। अभी इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, बेस जो है। अब ये जो ग्लास की रोड में इसके पास लेकर आया हूँ, ये क्या करने वाली बच्चों? अब ये जो कंडक्टर है आप जानते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये जो चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में रोड है, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों
इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे नियरेस्ट सरफेस पर, यहाँ पर ऐसे करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस पे कितना चार्ज है ना, उसके हिसाब से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरेस्ट सरफेस पर आ जाएंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे उसी के बराबर चार्ज इस सेकंड सरफेस पर डेवलप हो जाएगा, जो कि फार्दर सरफेस है। अब क्या करना है, इस रोड को यहीं पर रखें। अब मैं इस स्फीयर को क्या कर रहा हूँ कि अर्थ कर रहा हूँ, ग्राउंड कर रहा हूँ। अब ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, आप जानते हैं कि ग्राउंड एक क्या होता है, एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है ना, बहुत बड़ा न्यूट्रल कंडक्टर है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसकी अर्थिंग करूँगा तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो कहाँ पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास में आएंगे, इनको न्यूट्रल कर देंगे। इसका मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा, मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स चले जाएंगे या जो आयन्स इसमें बचे हुए हैं पॉजिटिव आयन वो ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं, पॉजिटिव आयन ट्रांसफर नहीं होंगे। क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इसको ये पॉजिटिव, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये आया और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हमने अभी रोड को हटाया नहीं है स्फीयर से, अभी थर्ड वाले पार्ट में भी हमने रोड को स्फीयर से हटाया नहीं, क्या क्या, ग्राउंडिंग हटा दी है, अर्थिंग हटा दी है। जब अर्थिंग हटा दी है तो क्या हुआ, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसी सरफेस पे बना हुआ है। अभी क्यों बना हुआ है, ये फिक्स है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है ना, ये इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे करके, नेगेटिव चार्ज पे ये जो पॉजिटिव रोड है इस पर फोर्स लगा रही है इस तरफ, तो इसको बाउंड कर रखा है इसने। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हटा लें, यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इक्वली सारे में स्प्रेड हो जाएगा, है ना, सारे में यूनिफॉर्मली इस पर स्प्रेड हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि हमने एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज किया बिना कांटेक्ट में लाए हुए, इसको क्या कहते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। और ये जो चार्ज आता है इसको इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। अब देखो कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे कि क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पर जो फिनोमेना है वो लागू होता है नहीं होता है ना। आप कहोगे सर यहाँ पे तो चार्ज ट्रांसफर हुआ नहीं है, इस पर तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे कैसे आ गया, तो ये कहाँ से पैदा हुआ, है ना। जो कंजर्वेशन चार्ज खत्म नहीं हुआ, क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी आपको दिख रही है, लेकिन तीसरी भी है, वो कौन सी है, ग्राउंड से चार्ज इसमें आया है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज आया कहाँ, ग्राउंड से आया, बस इसकी अपने हेल्प ली है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या करने के लिए, इनको होल्ड करने के लिए। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई इनवैलिड नहीं है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड ही है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब कौन सा, जैसे इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, और इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा, जो होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये है ना, ये वाला, ये क्या है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है जो इंड्यूसिंग कर रहा है। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैन नेवर बी मोर देन द इंड्यूसिंग चार्ज। अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है इंड्यूसिंग चार्ज की, अगर इस पर क्यू डैश आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर मान लेते हैं चार्ज इस पर क्यू डैश आ रहा है और इस पर जो चार्ज है ओरिजिनली कितना चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो क्यू डैश विल बी इक्वल टू -q1 अपॉन के, है ना। नेगेटिव साइन क्यों लगाया बच्चों, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि अगर हमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज रोड लेनी पड़ेगी, और अगर नेगेटिव रोड लूंगा तो मैं पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर साइन लगाया है। क्लियर है, यानी कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी पोलैरिटी इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा अपोजिट ही रहती है। ठीक है। के क्या है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका, अनचार्ज बॉडी के मटेरियल का, है ना। ये जो बॉडी है इसका जो मटेरियल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। क्लियर होगी बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आप इनके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें, है ना, अपने हिसाब से इनको लिखते रहें, उनको याद भी करते रहें। ठीक है ना। चलिए, तो अब हमारे पास में देखा इंडक्शन से, है ना, इंडक्शन से हमने क्या किया, चार्जिंग की है। अब इंडक्शन से चार्जिंग की है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इंडक्शंस वाले। पहला पॉइंट ये है क्या, कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट टू इंड्यूसिंग चार्ज, है ना, इसको याद रखिए।
सेकंड पॉइंट में बता चुका हूँ पहले, है ना। इंड्यूसिंग, जो इंड्यूस चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग चार्ज। बात समझ में आई आपको? ये क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी चार्ज की हैं। तो जो पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि चार्ज क्या करता है। तो तीन स्टेट, मैं तीन स्टेट की बात कर रहा हूँ, है ना। स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, या चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, या चार्ज जब एक्सेलरेटेड होता है ना। तीन तरह से। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, है ना। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, है ना। स्पेस में चारों ओर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है। अगर चार्ज मोशन में है बच्चों, और मोशन में भी किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो अपने चारों ओर, अपने अराउंड ये एक डिस्टर्बेंस पैदा कर लेता है ना। डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस कर लेता है। ये जो डिस्टर्बेंस होती है बच्चों, ये लाइट की स्पीड से मूव करती है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इसका मतलब जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फील करते हैं, या वो उसको प्रोड्यूस कर लेता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बेटा एडिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, है ना। मान लेते हैं किसी बॉडी पर अलग अलग चार्ज है, उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग चार्ज है, ठीक है ना। तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो उनका एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम होगा यानी इनको हम रियल नंबर की तरह से ऐड कर सकते हैं। सपोज करो एक बॉडी पर कुछ चार्ज है ना। कैसे, एक जगह पे +2 कूलम चार्ज है, दूसरी जगह पे -13 कूलम चार्ज है, एक +7 कूलम चार्ज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना हुआ बॉडी पर, है ना, टोटल चार्ज बॉडी पर कितना हुआ, तो क्या करेंगे, इन सबको आप एक रियल नंबर की तरह से ऐड कर दो। कैसे, +2 -13 +7 कूलम, ठीक है। इनको सबको ऐड कर दो। कितना है बच्चों ये, 2 और 7 9, 13 -4 कूलम, है ना। यानी कि बॉडी पर टोटल चार्ज कितना बच्चों, -4 कूलम का चार्ज है। तो चार्जेस को हम रियल नंबर की तरह से ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, अनडिस्टर्ब्ड सिस्टम, जहाँ पे ना कुछ वहाँ पे अंदर आ सके ना वहाँ से बाहर जा सके। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ना, कोरोना जो महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें आप बहुत सारे लोग क्या हैं, आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पे हैं आप वहीं रहेंगे। लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा मैं, आइसोलेशन मतलब किसी इंडिविजुअल को आइसोलेट कर दिया गया है ना, या कुछ इंडिविजुअल्स को आइसोलेट कर दिया है। अब आइसोलेट का मतलब है कि ना तो उनके पास में कोई जाएगा और ना वो बाहर आएंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, अनडिस्टर्ब्ड सिस्टम, है ना, जो जिस पे इन्फ्लुएंस ना हो बाहर का, है ना। नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हाउएवर चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो सकती है बच्चों, है ना। चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो सकती है। यानी कि
सपोज कीजिए कि मेरे पास जो चार्ज है उसके जो सिस्टम है उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मेरे पास में +4 कूलम चार्ज है और दूसरे पार्ट में मेरे पास में -2 कूलम चार्ज है। -2 का मतलब क्या है कि इस पर दो एडिशनल इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या हुआ, ये हो सकता है बच्चों कि ये इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो इस पर कितना हो गया, इस पर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इस पर पहले इस पर +4 था तो कितना आ गया, +3 सॉरी कूलम नहीं कहेंगे हम इसे, कूलम नहीं कहेंगे बच्चों, +4 कहेंगे चार्ज से, और इसे -2 चार्ज कहेंगे, है ना। +4 इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे इसे और ये -2 इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्लियर है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अगर ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो कितना हो गया इस पर चार्ज, +3 का चार्ज हो गया। और इस पर कितना रह गया चार्ज, इस पर -1 का चार्ज रह गया। ठीक है ना, ये हो सकता है, ये ऐसे करके ऐसे। अब देखो +4 और -2 कितना हो गया टोटल करके, +2 हो गया। और यहाँ +3 और -1 एडिविटी ऑफ चार्ज से ये भी +2 ही हो गया। तो एडिविटी भी यहाँ पे लागू हो गई है ना, वो भी प्रूव हो गई है। साथ में क्या हुआ है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट ही रहा है ना। देखो यहाँ पे कितना था, +2 था, यहाँ पर अभी भी कितना है, अभी भी ये +2 ही बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि चार्ज की पोलरिटी कुछ चेंज हो गई है ना, चार्ज की पोलरिटी कुछ चेंज होगी। जो सिस्टम में -2 था वहाँ -1 रह गया, जहाँ +4 था वहाँ +3 रह गया। सही में ही बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जो चार्ज होता है उसको आप ये मान सकते हैं कि ये पैकेट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पैकेट के फॉर्म में है। ग्रेनी नेचर है, जैसे कि ग्रेन्स की होती है, जैसे ये अनाज होता है ना, सीरियल्स होते हैं, अनाज होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं ना, ऐसी नेचर होती है चार्ज की। तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर्स को काउंट करते हैं ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो बच्चों फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, ये चार्ज की वो क्वांटिटी है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। जो मिनिमम चार्ज नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, वो चार्ज या तो एक प्रोटॉन का हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। ठीक है ना, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव माना गया है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव माना गया है। क्या मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है कोई बात। तो ये जो 1.6 × 10⁻19 कूलम है, इसको मैं एक पैकेट मान सकता हूँ। तो अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज बच्चों होगा, वो सारा चार्ज कितना होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं इसको एक पैकेट मान लूँ तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल उस पर चार्ज रहेगा। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो अब टोटल चार्ज कितना हुआ, मान लो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज है Q कूलम, है ना। तो उसको कह सकते हैं वो कितना है मेरे पास में, देखो यहाँ बना रखा है पहले +-Ne, है ना। टोटल चार्ज कितना है, N × E। N एक इंटीजर है और E क्या है मेरे पास में, एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज है। क्लियर होगी बात। तो बॉडी पर जितना भी चार्ज है उसको मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से प्रोटॉन के चार्ज से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना। बस सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लें कि जो चार्ज किसी बॉडी पर होता है वो इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, इसको मैं एक पैकेट कह रहा हूँ, है ना, पैकेट कह रहा हूँ, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, इसी के मल्टीपल होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास में जो मेरे पास में सपोज को संतरे हैं, है ना, संतरे हैं या मौसमी है, खाने की चीज़ है। तो ये इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 मौसमी, 2 मौसमी, 3 मौसमी, 4 मौसमी, 5 मौसमी, है ना। या मिल्क के पैकेट, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, इस तरह से, है ना। या अनाज के दाने, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, है ना। इनसे मिलकर ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इनसे मिलकर ही बहुत सारी क्वांटिटी बन जाती है। ऐसी चार्ज जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज से मिलकर बना हुआ है। क्लियर होगी बात आपको। चलिए, प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो प्रोटॉन का है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, और अगर चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए। क्लियर होगी बात आपको। हालांकि ध्यान रखें, मैंने कहा कि जो मिनिमम चार्ज अवेलेबल है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है वो कितना है, कूलम, कितना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में रहते हैं, ये मेसॉन से बन के बने होते हैं, मेसॉन से
मिलके बने होते हैं, जिनका चार्ज कितना होता है +-2/3e होता है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के +-2/3 के बराबर होता है, +2/3 या -2/3। तो ये कैसा हो गया, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन याद रखें ये जो चार्ज है बच्चों ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को। देखो एग्जांपल है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 × 10⁻⁻18 कूलम, है ना। क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है, ये पूछा जा रहा है ना। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है। तो देखो बच्चों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE। तो N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल कौन से मानते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के। तो N कितना आ गया मेरे पास में, Q/E। अब ये प्रोटॉन के चार्ज पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मान लेंगे प्रोटॉन के हैं, है ना। तो Q कितना हो गया, 2.8 × 10⁻⁻18 और ए प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। कितना हो बच्चों, ये कितना हुआ, 28/16 हो गया, है ना। यानी 14/8 हो गया, यानी कि 7/4 हो गया, जो क्या हो गया, जो फ्रैक्शन में हो गया, है ना, फ्रैक्शन में। ये इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। 7/4 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया 4 × 1 = 4, कितने बचे 3, है ना। 4 × 7 = 28, ये समथिंग इतना आ गया, 4 × 7 = 28, 2 बचा 4 × 5 = 20, है ना। इतने क्या है 1.75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.75 नंबर है प्रोटॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स के, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्वांटा होता है ना, इंटीजर में हो सकता है। तो नॉट पॉसिबल, इस केस में नॉट पॉसिबल, ये चार्ज नहीं होगा, है ना। किसी बॉडी पर ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 - 10⁻⁻7। तो Q कितना है बच्चों, -3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। नेगेटिव चार्ज है ना, तो पोलैरिटी नेगेटिव आ गई है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। वूल से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो फॉर्मूला लगाएं, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो -NE लगाएंगे। तो N आ जाएगा मेरे पास में Q/E, और ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव यहाँ पे आया, ऊपर -3.2 × 10⁻⁻7, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक हो गया। तो कितना हो गया मेरे पास में, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। अब पूछ रहा है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफर हुआ है। अब चूंकि इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उस पर मास तो होता ही है ना। कितना मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो मास कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों, मास ट्रांसफर कितना हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ, वूल से पॉलीथीन में। कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 10⁻12 और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतने, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इतना मास ट्रांसफर हुआ। क्लियर हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो क्या है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना। दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज का मतलब क्या है। देखो फंडामेंटल देखते हैं हम, क्या फंडामेंटल है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इस पर मास भी होता है और चार्ज भी होता है। प्रोटॉन पर मास भी होता है और चार्ज भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, मास होता है ना। नो चार्ज। क्या समझे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास होगा तभी चार्ज होगा, लेकिन अगर
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर मास होगा तो जरूरी नहीं कि चार्ज होगा, लेकिन अगर चार्ज है तो मास जरूरी है ना। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो दो और पार्टिकल मैं बताता हूँ आपको, जैसे फोटॉन्स हैं ना, जिनसे लाइट के पार्टिकल मिलकर बने होते हैं, और न्यूट्रिनो है ना। चूंकि इनका रेस्ट मास नहीं होता तो इनके ऊपर चार्ज भी बच्चों नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहता है, ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वट एवर बी मे बी इट्स स्पीड और द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कि जो चार्ज होता है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पर उसकी स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। मास पर फर्क पड़ता है, आप जानते हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ऐसे ऐसे मास इंक्रीज करता चला जाता है ना। आप जानते हैं कि रेस्ट मास m नोट है और m है v स्पीड पर मास, तो ये क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की इक्वेशन है बच्चों, इससे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। क्या बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, सॉरी ये m इक्वल टू m नोट, m इक्वल टू m नोट, मास एट सम स्पीड इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास इंक्रीज करता है, आइंस्टीन ने बताया था, लेकिन अगर स्पीड बढ़ेगी तो चार्ज नहीं बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा का मतलब क्या है समझाएंगे अभी। तो चार्ज इज एट रेस्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन मोशन, है ना। क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन मोशन। समझते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे मेरे पास में ऑब्जर्वर मान लेते हैं, एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। अब अगर ये चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है, तो भी क्या हुआ, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चार्ज मोशन में है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है इसमें, है ना। या क्या हो सकता है बच्चों कि चार्ज रेस्ट पर हो, देखो चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पर हो, लेकिन जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर मोशन में हो ना, कैसे ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके, जो ऑब्जर्वर है ये कहाँ है, मोशन में है। अगर ऑब्जर्वर मोशन में होगा तब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, नहीं होगा। तो ऑब्जर्वर और चार्ज के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उस केस में चार्ज सेम रहने वाला है, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहता है। यानी कि इन ऑल कंडीशन ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन सेम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्लियर होगी बात आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसको आप देखें ध्यान से। नोट्स बना लिए होंगे आपने, और नोट्स आपने बना लिए तो दोबारा से इसको स्टडी कर लें। एक दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। कल हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर है। कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, नीट के लिए भी और जेईई के लिए जो केस बनते हैं उनको भी हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। क्लियर है। और लाइक करें। ओके, चलिए थैंक यू।